जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 41वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सैंडर्स वध के चश्मदीद गवाहों के झूठे दावों को बेनकाब होते देखा। यदि वह वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज बात करेंगे इससे आगे की। दोस्तों, ट्रिब्यूनल का समय केवल 6 महीने था जो बढ़ाया नहीं जा सकता था, इसलिए सब काम बहुत तेजी से निपटाया जा रहा था। 10 जुलाई 1930 को केवल 48 गवाहों के बयानों के आधार पर ट्रिब्यूनल ने अभियुक्तों पर चार्जेस फ्रेम कर दिए थे। देखिए, ट्रिब्यूनल के गठन से पहले स्पेशल मैजिस्ट्रेट श्री किशन की अदालत में जो कार्यवाही हो रही थी, उसका उद्देश्य भी आरोपियों पर चार्जेस फ्रेम करके ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजना ही था। लेकिन 1 मई 1930 को स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया था। अब ट्रिब्यूनल को फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस भी करना था और उसके बाद ट्रायल भी, और यह सब निपटाना था केवल 6 महीनों के अंदर अंदर। अभियोजन पक्ष की ओर से 600 से ज्यादा गवाहों की सूची दी गई थी। उनमें से अभी केवल 48 के बयान ही दर्ज हो पाए थे कि अदालत ने चार्जेस फ्रेम कर दिए। कुल 18 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा था। इनमें से 2 मास्टर आज्ञाराम और सुरेंद्रनाथ पांडे के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। बटुकेश्वर दत्त असेंबली बम केस में पहले से ही आजीवन कारावास की सजा पा चुके थे और तब तक हुई गवाहियों के आधार पर अदालत को लगा कि उन पर ऐसे आरोप सिद्ध नहीं हो सकेंगे जिनसे उन्हें फांसी दी जा सके, लिहाजा उनसे आरोप वापस ले लिए गए। अब बचे थे कुल 15 अभियुक्त। ये 15 कौन थे? सुखदेव, किशोरीलाल, देशराज, प्रेमदत्त, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, गया प्रसाद, महावीर सिंह, भगत सिंह, अजय कुमार घोष, जितेंद्रनाथ सान्याल, विजय कुमार सिन्हा, शिवराम हरि राजगुरु, कुंदन लाल और कमलनाथ तिवारी। यहां नामों के क्रम से यह अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा कि जिसका नाम जितना पहले आया वो उतना ही बड़ा आरोपी था। नहीं, जब जब जो मुकदमे में गिरफ्तार होता गया उसी क्रम में उसका नाम आता गया। इन 15 के अतिरिक्त 6 नाम और भी थे जो फरार थे, गिरफ्तार नहीं किए जा सके, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका। और ये 6 कौन थे? भगवान दास माहौर, चंद्रशेखर आजाद, कैलाशपति, भगवती चरण बोहरा, यशपाल और सतगुरुदयाल। पहले 15 नाम जिन अभियुक्तों पर मुकदमा चल रहा था उनको शेड्यूल ए में लिखा गया था। चार्जशीट के साथ जो शेड्यूल लगे थे उस शेड्यूल ए में 15 अभियुक्तों के नाम थे जिन पर मुकदमा चला, और जो 6 फरार थे उनके नाम शेड्यूल बी में दिए गए थे। अभियोग पत्र में कुल 10 अभियोग लगाए गए थे। और सार क्या था उन 10 अभियोगों का, आरोपों का? शेड्यूल ए में दिए गए 15 अभियुक्तों ने शेड्यूल बी में लिखित लोगों के साथ मिलकर वर्ष 1924 से 1929 तक पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार व उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली और अन्य स्थानों पर सहमति बनाकर भारत के सम्राट जॉर्ज V का भारत पर से आधिपत्य खत्म करने के इरादे से सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का षड्यंत्र रचा, युद्ध छेड़ा या छेड़ने की कोशिश की और इस इरादे से लोगों को इकट्ठा किया, बम बनाए, बम गोला बारूद का संग्रह किया, बिना लाइसेंस के हथियार रखे, सैंडर्स व चानन सिंह की हत्या की या हत्या के लिए उकसाया, डाके डाले, जेल में बंद कैदियों को छुड़ाने की कोशिश की, आदि आदि। तो मुख्य आरोप क्या था? मुख्य आरोप था सम्राट जॉर्ज V के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का, युद्ध का षड्यंत्र रचने का। सैंडर्स वध तो केवल उस षड्यंत्र का एक हिस्सा था। और ये आरोप किन धाराओं में लगे थे?
आईपीसी की धारा 109, 114, 115, 116, 120 बी, 121, 122, 123, 225, 302, 307, 392, 394, 395, 396 और 397। इसके अलावा एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 की धारा 4 व 5, इंडियन आर्म्स एक्ट की धारा 19 व 20 और आरोप यदि सिद्ध हों तो मृत्युदंड, निर्वासन, 2 साल या उससे अधिक सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान। चूंकि कोई भी अभियुक्त अदालत में हाजिर नहीं था, इसलिए अदालत ने आदेश दिया कि चार्जशीट की कॉपी सभी अभियुक्तों को जेल में जाकर दे दी जाए। उसके बाद 12 जुलाई से बाकी गवाहों के बयान दर्ज होने शुरू हुए। अब बात करते हैं उन गवाहों की जिनका कहना था कि उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद को सैंडर्स के कत्ल के बाद भागते हुए देखा था। इनमें एक था सरकारी गवाह नंबर 48 अता मोहम्मद। अता मोहम्मद की लैंगले रोड देव समाज के साथ साइकिल रिपेयर की दुकान थी। इसका बयान 8 जुलाई 1930 को दर्ज हुआ था। अता मोहम्मद ने अपने बयान में बताया, जिस दिन सैंडर्स का कत्ल हुआ उस दिन शाम के लगभग 5 बजे मैं और मेरा शागिर्द साइकिल मरम्मत कर रहे थे कि हमने 2 व्यक्तियों को जो साइकिलों पर सवार थे और एक व्यक्ति पैदल वहां से गुजरते देखे। जो व्यक्ति पैदल था उसने मेरी एक साइकिल जो स्टैंड पर खड़ी थी आकर पकड़ ली और आगे धकेलने लगा। वह साइकिल पर सवार नहीं हुआ था। मैंने साइकिल को पकड़ लिया। तब जो 2 व्यक्ति साइकिल पर सवार होकर वहां से गुजरे थे, उनमें से एक ने, जो कुछ दूरी पर मोड़ पर खड़ा था, उसने आवाज दी, मिस्त्री छोड़ दे, तेरी साइकिल अभी वापस आ जाएगी। तब उस व्यक्ति ने, जिसने साइकिल उठाई थी, झटका मारा और साइकिल मुझसे छीन ली। वह उस पर सवार होकर भाग लिया। दूसरा व्यक्ति जो मोड़ पर साइकिल लिए खड़ा था, वो भी साइकिल दौड़ाता हुआ भाग गया। अता मोहम्मद कहता है, मैं उस समय मेरी दुकान पर खड़े छात्र चेत सिंह की साइकिल लेकर उनके पीछे भागा, पर उन्हें पकड़ नहीं सका। डीएवी कॉलेज के तालाब के पास जाकर उस व्यक्ति ने, जो मेरी साइकिल लेकर भागा था, साइकिल फेंक दी और तार से कूदकर भाग गया। यह बयान था अता मोहम्मद का। इस नक्शे की मदद से चलिए देख लेते हैं अता मोहम्मद की दुकान कहां थी और उसके कहे अनुसार कहां उसकी दुकान से साइकिल उठाई गई, कहां वो साइकिल छोड़ी गई। ये देखिएगा, एक बार रिकैप कर लें इस मैप को। पिछले वीडियो में आपने देखा, यहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस है, इसके आगे ये डीएवी कॉलेज है, यहां इस रोड पर सामने सैंडर्स को गोली मारी गई थी और उसके बाद इस रास्ते से डीएवी कॉलेज के अंदर से होते हुए भगत सिंह और राजगुरु निकले थे और यहीं पर चंद्रशेखर आजाद भी थे, वो भी इनके साथ हो लिए, तो तीनों निकले फिर ये आगे। अब अता मोहम्मद कहां है? लैंगले रोड, ये है लैंगले रोड। आपको ये देखिए लिखा है, ये लैंगले रोड है। इस रोड से हम आगे आए तो ये देव समाज कॉलेज है। यहां ये जहां 31 लिखा गया है, यहां पर दुकान है अता मोहम्मद की। उसका कहना है कि जब वो साइकिल रिपेयर कर रहा था तो 3 व्यक्ति वहां गुजरते हैं, 2 साइकिलों पर हैं और तीसरा पैदल है। जो पैदल है वो उसकी दुकान पर स्टैंड पर खड़ी साइकिल को उठाकर भागने लगता है और मोड़ पर एक, उन तीनों में से एक जो साइकिल पर था वो मोड़ पर खड़ा है। वो कहता है कि मिस्त्री जाने दे, तेरी साइकिल अभी वापस लौटा दी जाएगी। फिर ये इस रास्ते से आगे भागते हैं। अता मोहम्मद के बयान के अनुसार इस रास्ते से आगे भागते हैं और ये जहां ये 32 लिखा गया है, ये वो जगह है जहां पर अता मोहम्मद कहता है कि यहां पर वो मेरी साइकिल गिरा दी गई, छोड़ दी और फिर वो आगे भाग गए। तो ये अता मोहम्मद का कहना है।
साइकिल छीनने वाला कौन था? अगर इसके बयान को सही माना जाए तो साइकिल छीनने वाला था राजगुरु, और मोड़ पर जो व्यक्ति खड़ा था साइकिल लिए, उसका नाम था भगत सिंह। ऐसा ही एक और गवाह था, गवाह नंबर 144, सोमनाथ, जो डीएवी कॉलेज का स्टूडेंट था। ट्रिब्यूनल के आगे उसकी गवाही हुई 19 जुलाई 1930 को। सोमनाथ का कहना था, उस दिन शाम को 4-5 बजे मैंने डीएवी कॉलेज के हॉस्टल में सीढ़ियों से उतरते 3 लोगों को देखा। मैंने उनके हाथ में कोई हथियार नहीं देखा। उन 3 में से एक का हुलिया मुझे याद है। मई 1929 में लाहौर कैंट में आइडेंटिफिकेशन परेड में मैंने उसकी पहचान की थी, और कल सेंट्रल जेल में भी दोबारा उसे पहचाना। उसका नाम भगत सिंह है। दोस्तों, सच यह है कि जेल में जब सोमनाथ भगत सिंह को पहचानने गया तो पहली बार में उसने गलत व्यक्ति की पहचान की। अब सोमनाथ कहां है और इसने कहां भगत सिंह को और राजगुरु आजाद को देखा? ये देखिए, ये डीएवी कॉलेज का हॉस्टल है। यहां ग्राउंड में खड़ा है सोमनाथ, और यहां से उतरते हुए इनको देखता है, ऐसा इसका दावा है। इधर से वो आए थे और यहां से आगे गए, कहता है यहां मैंने देखा और भगत सिंह को पहचाना। ऐसा ही एक और गवाह है अविनाश चंद, ये भी डीएवी कॉलेज का छात्र है। इसकी गवाही भी 19 जुलाई 1930 को होती है। अविनाश चंद कहता है कि सांडर्स वध के दिन लगभग 4:30 बजे मैं और मेरा दोस्त गंगा बिशन डीएवी कॉलेज के वॉलीबॉल ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। जब हम बॉटनिकल गार्डन के निकट पहुंचे तो अचानक पीछे से आवाज आई, हट जाओ वरना मार देंगे। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो पाया कि 3 लोग जिनकी पीठ हमारी तरफ थी, वे हॉस्टल के गेट की तरफ तेज कदमों से चले जा रहे थे। उनमें जो सबसे आगे था, उसके हाथ में मैंने पिस्तौल जैसी कोई चीज देखी। फिर गंगा बिशन उधर चला गया जिधर वे लोग गए थे, और मैं वॉलीबॉल ग्राउंड की तरफ चला गया। बाद में 25 मई 1929 को लाहौर कैंट में हुई आइडेंटिफिकेशन परेड में उन तीनों में से एक को उसकी पीठ से पहचाना था, लेकिन कल सेंट्रल जेल में मैं उसे नहीं पहचान पाया। मैं उसको सिर्फ उसकी पीठ से ही जानता था। तो अविनाश चंद क्या कहता है? ये कहता है कि बॉटनिकल गार्डन, ये है बॉटनिकल गार्डन, कि मैं और मेरा दोस्त गंगा बिशन बॉटनिकल गार्डन से वॉलीबॉल ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। ये डीएवी कॉलेज के वॉलीबॉल ग्राउंड है। हम इधर से उधर जा रहे थे कि पीछे से आवाज सुनी कि हट जाओ वरना गोली मार देंगे। जब मुड़ के देखा तो 3 लोग थे जिनकी पीठ हमारी तरफ थी और वो हॉस्टल की तरफ चले जा रहे थे। यानी कि ये बॉटनिकल गार्डन के पास, यहां पे जहां 20 मार्क किया गया है, ये यहां पर था और वो पीछे से जा रहे थे। इसने देखा तो कहता गंगा बिशन उधर चला गया जिधर वो गए थे, और मैं आगे वॉलीबॉल ग्राउंड पर चला गया। उन 3 में से मैंने एक को पहचाना उसकी पीठ से। क्या गजब की आंखें इसको मिली होंगी। खैर, एक और सरकारी गवाह था, गवाह नंबर 181, अजमेर सिंह, जो लाहौर के फॉरमेन क्रिश्चियन कॉलेज का छात्र था। 22 जुलाई 1930 को ट्रिब्यूनल के आगे यह गवाही देने आता है और कहता है 17 दिसंबर 1928 को लगभग 4:30 बजे मैं और मेरे दोस्त गुरकृपाल सिंह और गुरबचन सिंह लेंगले रोड पर देव समाज मंदिर की ओर चले जा रहे थे। मेरे पास साइकिल थी जिसे मैं खींच रहा था। अचानक हमारे पीछे से 3 नौजवान भागते हुए आए। उनमें से 2 पैदल थे जबकि तीसरा साइकिल पर सवार था। हमारे पास पहुंचने पर वो व्यक्ति जो साइकिल पर सवार था नीचे उतरा और यह कहते हुए साइकिल छीनने लगा कि यह लौटा दी जाएगी। यह कहता है लेंगले रोड से देव समाज मंदिर की ओर जा रहे थे।
तब पीछे से 3 व्यक्ति आए। प्रोसीडिंग्स बुक में, इस मुकदमे की प्रोसीडिंग्स बुक की एक कॉपी जो सुखदेव के पास थी, उसके पेज 582 पर सुखदेव ने इट वुड बी रिटर्न्ड, ये लौटा दी जाएगी, उसको अंडरलाइन किया है। और मार्जिन वाली जगह पर अपने हाथ से सुखदेव ने लिखा है नॉट वर्दी। सुखदेव वहां यह भी लिखते हैं कि इंडियन पब्लिक इज येट टू बी ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड इट। अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद सुखदेव को अफसोस रहा होगा कि भारत के अधिकांश लोग अपने स्वार्थ से आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसा क्यों लिखा होगा कि कहा गया, अजमेर सिंह को कहा उन तीनों में से किसी एक ने कि ये साइकिल दे दीजिए, अभी लौटा देंगे, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। उसको अपनी साइकिल की चिंता है और ये अपनी जान हथेली पर रख के देश की चिंता कर रहे हैं। अजमेर सिंह आगे कहता है अपने बयान में कि तभी गुरकृपाल ने साइकिल को पकड़ लिया ताकि वह व्यक्ति इसे न ले जा सके। इस पर उस व्यक्ति ने गुरकृपाल सिंह पर पिस्तौल तान दी। तब उनमें से एक अन्य ने कहा, 3 लोग थे, एक ने साइकिल छीनने की कोशिश की। जब गुरकृपाल सिंह ने साइकिल को पकड़ लिया, नहीं छोड़ा, तो जिस व्यक्ति ने साइकिल छीनने की कोशिश की थी उसने गुरकृपाल पर पिस्तौल तान दी। तब उन 3 में से दूसरा व्यक्ति कहता है कि इन्हें जाने दो, ये भारतीय हैं, साइकिल नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हिंदुस्तानी हैं, जाने दो इन्हें। फिर मेरी साइकिल छोड़कर आगे एक साइकिल रिपेयर करने वाले की दुकान में गए और वहां से एक साइकिल उठा ली। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अजमेर सिंह की साइकिल को छोड़ते ही उन्होंने अता मोहम्मद की दुकान से साइकिल उठाई, जैसा कि अजमेर सिंह ने अपने बयान में कहा, और अता मोहम्मद का बयान भी आपने अभी देखा, उसने भी ऐसा ही कहा। लेकिन फर्क है, अता मोहम्मद अपने बयान में कहता है कि उन 3 में से 2 के पास साइकिल थी, तीसरा पैदल था, जबकि अजमेर सिंह कहता है उन तीनों में से एक के पास साइकिल थी और 2 पैदल थे। तो दोनों की गवाही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे को। यहां अता मोहम्मद की दुकान है, यहां से साइकिल उठाई, इसको अता मोहम्मद भी कहता है और अजमेर सिंह भी कहता है। लेकिन अता मोहम्मद कहता है कि यहां जब वो आए 3 में से 2 के पास साइकिल थी, और अजमेर सिंह कहता है कि 3 में से 1 के पास साइकिल थी। अगला सरकारी गवाह है गवाह नंबर 232 आफ्ताब अहमद, जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का छात्र था। ट्रिब्यूनल के आगे उसकी गवाही हुई 28 जुलाई 1930 को। आफ्ताब अहमद कहता है कि 17 दिसंबर 1928 को 4 बजे मैं डीएवी कॉलेज के वॉलीबॉल ग्राउंड पर पहुंचा। मैं दूसरे खिलाड़ियों के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद 2 नौजवान जो छात्र जैसे दिखते थे मेरे पास से भागते हुए डीएवी कॉलेज के हॉस्टल की तरफ गए। उनमें से एक मध्यम कद का था, उसके हाथ में पिस्तौल था जो 2 से 2.5 फुट लंबा था। उसके पीछे पीछे एक और नौजवान था जो लंबा था और उसके हाथ में छोटा पिस्तौल था। 2 मिनट बाद एक लड़के ने आकर बताया कि पुलिस ऑफिस के सामने किसी का कत्ल हो गया है। मोहम्मद नादिर और मैं वहां गए तो पाया कि एक अंग्रेज पुलिस ऑफिस के सामने सड़क पर घायल पड़ा है। मुझे यह भी पता चला कि एक सिख भी घायल हुआ है, पर मैं उधर नहीं गया और अपने कॉलेज के हॉस्टल में चला गया। दोस्तों, वही प्रोसीडिंग्स बुक जिसकी कॉपी सुखदेव के पास थी, उसके पेज 633 पर मार्जिन में सुखदेव लिखते हैं, द सिख वॉज ऑल्सो लाइंग वुंडेड एट द सेम स्पॉट। इट इज स्ट्रेंज दैट द विटनेस वॉज अनेबल टू सी हिम। एक और बात ध्यान देने की है कि आफ्ताब अहमद कहता है कि मैंने 2 को भागते देखा, जबकि भागने वाले 3 थे, भगत सिंह राजगुरु और क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद। अब आफ्ताब कहता है कि 2 लोग भागते गए। जहां तक बात है उन तथाकथित चश्मदीद गवाहों द्वारा आइडेंटिफिकेशन परेड में भगत सिंह को पहचानने की, तो वो भी देख लेते हैं। सरकारी गवाहों द्वारा भगत सिंह की पहचान करवाने के लिए फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट रामलाल की अगुवाई में
पहली आइडेंटिफिकेशन परेड हुई लाहौर कैंट में 26 मई 1929 को और दूसरी 30 मई 1929 को। 26 मई और 30 मई 1929 को लाहौर कैंट पुलिस स्टेशन में हुई परेड में कुल 39 गवाह थे और इन 39 में से केवल 16 गवाहों ने भगत सिंह को पहचाना। 23 गवाह भगत सिंह को नहीं पहचान पाए। अगर बात करें सैंडर्स के कत्ल के तथाकथित 7 चश्मदीद गवाहों की, जिनके बयान आपने भाग 40 में देखे, उनमें से 6 अब्दुल्ला, हबीबुल्ला, कमालदीन, गंडा सिंह, वहीदुद्दीन और मोहम्मद इब्राहिम भगत सिंह को पहचानते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर फर्न कहता है कि उसे नहीं लगता कि सैंडर्स पर गोली चलाने वाला इन लोगों में शामिल है। अगर बात करें उन गवाहों की जो कह रहे थे कि उन्होंने भगत सिंह को सैंडर्स के कत्ल के बाद भागते हुए देखा था, तो उनमें से सोमनाथ ने पहले तीर्थराम नाम के किसी और व्यक्ति को हाथ लगाया, बाद में भगत सिंह को, लिहाजा उसकी पहचान शक के दायरे से बाहर नहीं थी। दूसरा था अविनाश चंद। अविनाश चंद ने पीठ देखकर भगत सिंह को पहचाना, लेकिन अविनाश चंद का साथी गंगा बिशन नहीं पहचान पाया। तीसरा अता मोहम्मद। अता मोहम्मद ने पहचाना, लेकिन अता मोहम्मद की दुकान से साइकिल उठाते समय जो व्यक्ति अता मोहम्मद के साथ खड़ा था, चेत सिंह, वो व्यक्ति भगत सिंह को नहीं पहचान पाया, वो भी गवाह बनाया गया था। चौथा आफ्ताब अहमद, उसने पहचान लिया। पांचवा अजमेर सिंह नहीं पहचान पाया और ना ही उसका दोस्त गुरकृपाल पहचान पाया। यहां यह बात भी बेहद महत्वपूर्ण है कि उस आइडेंटिफिकेशन परेड पर स्वयं भगत सिंह ने बड़ा सवाल उठाया था। मजिस्ट्रेट रामलाल की रिपोर्ट में लिखी है यह बात। रामलाल जिसने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई, उसकी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन परेड के दिन भगत सिंह ने कहा कि कल यानी 25 मई 1929 को दिल्ली से लाहौर आने पर जब दोपहर को वो लाहौर कैंट स्टेशन पर रेल से उतरे, तो उन्होंने देखा वहां रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग जिन्होंने अपने चेहरे अपनी पगड़ी के खुले किनारे से ढक रखे थे, उनका व्यवहार संदिग्ध था। उन्होंने यह भी कहा था कि रेलवे स्टेशन से पुलिस स्टेशन लाए जाते समय उन्हें बंद वाहन से लाने की बजाय खुले तांगे से लाया गया। रेलवे स्टेशन पर भी बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। जब अविनाश चंद भगत सिंह को पहचानने के लिए आया, तो भगत सिंह ने कहा कि कल कैंट रेलवे स्टेशन पर मैंने इस गवाह को देखा था। दोस्तों, जब परेड से पहले ही गवाहों को भगत सिंह दिखा दिए गए, तो ऐसी आइडेंटिफिकेशन परेड का कोई मतलब नहीं रह जाता। और याद रखिए, 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद देश के सभी प्रमुख अखबारों में भगत सिंह की फोटो छपी थी। लिहाजा गवाहों ने आइडेंटिफिकेशन परेड से पहले भगत सिंह की वो फोटो भी देखी होगी। और अगर कोई नहीं देख पाया होगा तो पुलिस ने जरूर दिखाई होगी, बार बार दिखाई होगी, ताकि आइडेंटिफिकेशन परेड में पहचानने में दिक्कत ना हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत सारे गवाह भगत सिंह को नहीं पहचान पाए। सरकारी गवाहों के विरोधाभासी बयानों और झूठी आइडेंटिफिकेशन परेड के सहारे ट्रिब्यूनल भगत सिंह को सजा देने की तैयारी कर रहा था। आज कहानी को यहीं विराम देते हैं। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। निवेदन यह है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, और नए वीडियो की जानकारी सही समय पर मिल सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपने सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।